हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था उसका हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ तक भी आपने कवर किया है उसके आगे जो है आपका वो है आपका इसके पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस तक कवर किया है और उसके आगे वाला पार्ट जो है वो है सर्किट डायग्राम। तो हेडिंग लगाइए आप सर्किट डायग्राम। देखिए बच्चे, सर्किट डायग्राम जो है इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको। और सर्किट डायग्राम से जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, पहले आपको पढ़ाता हूँ मैं सर्किट डायग्राम, तब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्या आता है। देखिए, कोई भी सर्किट आप बनाते हो, सर्किट क्या होता है, करंट का एक बंद रास्ता। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि सर्किट ऐसा कुछ होता है जिसको हम सर्किट कहते थे। तो जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट लगाते हैं उससे रिलेटेड सवाल आता है। तो बेसिकली आपके बुक में अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो उसमें 11 कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो उन कंपोनेंट के बारे में करके आप नोट्स में मेंशन कर लो। 1 नंबर के सवाल आते हैं कि उन कंपोनेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो पहला आता है आपका कंपोनेंट, वो होता है सेल। सेल का जो डायग्राम होता है बच्चे वो कुछ ऐसा होता है जिसमें बच्चे हम सिर्फ 2 डंडे बनाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव होता है। और अगर आप सिंगल बनाओगे ऐसा तो इसको हम सेल बोलेंगे। सेल जनरली यूज की जाती है छोटे करंट के लिए, जैसे घड़ी का सेल हो गया और टॉर्च का सेल हो गया। तो जनरली हम कम करंट के लिए सेल का यूज करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है आपका बैटरी। जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो बैटरी बनता है। तो बैटरी का पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसमें कई सारे सेल्स जोड़ देते हैं। जितना ज़्यादा आप सेल्स जोड़ोगे बैटरी की पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया बच्चे उसका नाम। ये उनके सिंबल है, ये सारे सिंबल है। पेपर में ये आता है कि ये सिंबल दे देगा, पूछेगा ये सिंबल किसका है, ये कह देगा सेल का सिंबल बनाइए आप। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं, तीसरा कंपोनेंट कौन सा है। तीसरा कंपोनेंट बच्चे है आपका की, ठीक है ना। और ये जो की है बच्चे, ये ओपन की है। ओपन की है। ओपन की का जो डायग्राम होता है वो यूं होता है, बस यहाँ बीच में खाली होता है। फोर्थ है क्लोज्ड की। अच्छा, सर्किट में की का काम क्या होता है, जनरली हम की का जो यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं, जैसे जो आपके स्विच प्लग होते हैं ना ऑन ऑफ करने वाले, वही काम की करता है करंट को बंद करने के लिए और करंट को क्लोज करने के लिए। जनरली जो लैब होते हैं ना आपके फिजिक्स के लैब होते हैं उसमें ये की वाला कॉन्सेप्ट होता है। अब इसकी जगह पर स्विच मिलते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। ये बहुत पुराना मॉडल है की वाला, जब पुराने लैब्स में आपको कंपोनेंट में की दिया जाता था, ठीक है। 5वां बच्चे कंपोनेंट है आपका, वो है आपका बल्ब, BULB बल्ब। तो जो बल्ब होता है, बल्ब को बनाने के लिए हम सिर्फ उसका फिलामेंट बनाते हैं जो जलता है, ग्लो करता है, तो वो बल्ब का सिंबल होता है। 6 हो गया बच्चे आपका रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जब अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ओम्स लॉ तो आप समझ पाओगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका सिंबल ऐसे करके होता है। अब आते हैं 7th डायग्राम देखते हैं। 7th नंबर का फिगर क्या कहलाता है आपका, 7th कहलाता है आपको रिहोस्टेट। और बच्चों रिहोस्टेट होता है, ये रिहोस्टेट को हम वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं। वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना, वेरिएबल रजिस्टर। और इसका जो डायग्राम होता है, इसका डायग्राम कुछ यूं होता है। रजिस्टर बनाते हो आप और इसको यूं कट कर देते हो, क्रॉस कर देते हो। इसका एक डायग्राम ये भी बनता है कि ये हो गया एरो और इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ये दोनों ही रिहोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। 8वां डायग्राम देखें हम लोग, तो 8वां डायग्राम है बच्चे ज्वाइंट वायर का। ज्वाइंट वायर का डायग्राम यूं होता है। ये ज्वाइंट वायर क्या होता है कि सपोज करिए कोई तार यहाँ से जा रहा है और आपने उसमें तार ला करके जोड़ दिया। यहाँ पर एक वायर जा रहा था, उसमें एक वायर आपने बांध दिया, तो ये कहलाएगा ज्वाइंट वायर। 9th होता है बच्चे आपका क्रॉस वायर। जो क्रॉस वायर होता है उसका डायग्राम ऐसे होता है। क्रॉस वायर का मतलब है कोई एक, जैसे 2 पोल होते हैं, एक खंबे से लाइट यहाँ से यहाँ जा रही तार से, दूसरी तार उसके अलग से जा रही है, उससे उसका कनेक्शन नहीं है। तो एक दूसरे को जब क्रॉस करके जाते हैं तो उनको हम क्रॉस वायर कहते हैं। उसको बनाने का तरीका ये होता है, इसका मतलब ये है कि इस वायर का इस वायर से
कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बस ये इसको क्रॉस करके गया हुआ है। 10वां बनता है बच्चे आपका अमीटर। अब ये अमीटर क्या है मैं अभी समझाता हूँ आपको। अमीटर बच्चे ए सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये प्लस और माइनस। और 11वां होता है वोल्ट मीटर, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ये प्लस और माइनस। देखिए अमीटर का जो काम होता है, अमीटर का जो वर्क होता है वो होता है आपका कि करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यूज करी जाती है वो अमीटर होता है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए, जो जिसमें मीटर लगा होता है उसका मतलब होता है कोई चीज मेजर करना, नापना। तो अमीटर करंट को नापता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। दूसरी बात, जब आप सर्किट में इनको लगाते हो आप, तो प्लस वाले तार से प्लस वाले को जोड़ते हो और माइनस वाले तार से माइनस वाले को ऐड करते हो। थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि सर्किट पूछ लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक बल्ब बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दिया अमीटर और ये है बच्चे आपका बैटरी, ठीक है ना, ऐसे करके बैटरी लगा दिया। तो देखिए बैटरी का ये प्लस वाला हिस्सा है और ये माइनस वाला हिस्सा है। तो अगर ये प्लस वाला तार है तो हम इस अमीटर के प्लस वाले को बैटरी के प्लस वाले से जोड़ेंगे और ये माइनस वाले को माइनस वाले से जोड़ेंगे। और याद रखिएगा कि अमीटर हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। सीरीज क्या होता है अभी आपको आगे मिलेगा, इसीलिए इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा था। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अभी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, दोबारा बताने वाला हूँ। बस याद रखिएगा कि अमीटर का प्लस वाला तार प्लस से जुड़ता है और माइनस वाला माइनस से जुड़ता है। और जब हम वोल्ट मीटर को अटैच करते हैं तो भी ध्यान रखना कि प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। दिखा देता हूं बना के उसका भी। तो जब वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, अभी मैं जिक्र कर रहा था पैरेलल और सीरीज वाला, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगले वीडियो में आने वाला है वो। तो ये वोल्ट मीटर में ये प्लस वाला इस प्लस वाले से, ये माइनस वाला इस माइनस वाले से जुड़ेगा। ये पैरेलल सीरीज क्या है अभी आपको आगे वाले वीडियो मतलब आगे वाले पार्ट्स में ये सब मिलता हुआ चलेगा। तो ये सब वीडियो पॉज करके एक बार आप ये सारे कंपोनेंट नोट कर लीजिए, एग्जाम्स में आएगा, पूछ लेगा आपसे कि ये जो चीज, ऐसे पूछ लेगा कि ये सिंबल क्या है, बताइए इसका नाम। तो आंसर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ाने वाला हूं, उसमें रेजिस्टेंस का नाम आएगा। रियोस्टेट का फिगर पूछ लेगा, तो कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो इसकी हेल्प से, जो मैंने ये नोट्स लिखवाया है। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे पढ़ते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है ओम्स लॉ पर बेस्ड। तो लगा लीजिए हेडिंग ओम्स लॉ, यहां लिख देता हूं मैं ओम्स लॉ, ठीक है ना, लगाइए हेडिंग ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ है क्या, ध्यान से समझना आप। देखिए ओम्स लॉ जो है बच्चे आपका वो बेस्ड है एक एक्सपेरिमेंट पे, और वो जो एक्सपेरिमेंट है बच्चे वो आपको वो एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। ओम्स ने किया क्या था, ओम्स ने लिया था एक कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली वो होता है जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाए, और इसको उसने जोड़ दिया बैटरी के साथ, ठीक है। और उसने क्या किया, पहले इसको बैटरी में एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। इसको 5 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किया, 5 वोल्ट मान लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो किया उसको उसने अमीटर से नाप लिया, क्लियर है। और उसने एक ग्राफ प्लॉट किया साइड में, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर। तो ग्राफ में उसने क्या किया, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया, VI ग्राफ। तो ओम्स ने जो ग्राफ बनाया था उसको बोलते हैं VI ग्राफ। ये VI का मतलब है वोल्टेज करंट ग्राफ। और ये VI ग्राफ उसने क्या करा कि इस बैटरी को चेंज करता था बार बार। जैसे पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगाया और जितना भी करंट आया उसको उसने नाप लिया। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मैं एक टेबल बना लूँ, यहाँ पर मैं आपको बस रफली समझाना चाहता हूँ कि ये V हो गया और ये I हो गया। तो जैसे उसने वोल्टेज 5 रखा, तो ये मान लेते हैं सपोज करिए ये आ गया आपका 2 एम्पियर। फिर इसने 10 किया तो ये 4 आ गया, फिर ये 15 किया तो ये 6 आ गया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। और ये 20 किया, ऐसे करके उसने पॉइंट्स निकाल लिए। और जब ये उसने पॉइंट्स निकाले, यानी ये जो रीडिंग ली उसने, इसको रीडिंग कहा जाता है फिजिक्स में, तो उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो उसको एक रिजल्ट निकल के ये आया कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा जा रहा है ऐसे करके, ये कर्व नहीं है। तो एक नंबर का सवाल ये भी आता है
कि वी आई ग्राफ का शेप कैसा होता है, तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो ये वी आई ग्राफ आया है इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जैसे हम वोल्टेज बैटरी बदल रहे हैं, यहाँ पर जैसे जैसे हम बैटरी बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जो हमारा इसमें करंट है, इसमें जो रॉड में करंट पैदा हो रही है वो लगातार बढ़ रही है जब हम बैटरी को बढ़ा रहे हैं। तो करंट डिपेंड कर रहा है किस पर, बैटरी पर। देखो लोग उल्टा समझ लेते हैं कि बैटरी वोल्टेज जो है वो करंट पर डिपेंडेंट है। नहीं यार, जो इसमें करंट पास किया है, इसमें जो करंट बार बार बदल रहा है वो डिपेंडेंट है वोल्टेज पर। तो ओम्स की लाइन आती है कि द करंट passed through a conductor is। अब मुझे बताइए कि जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, तो इसको फिजिक्स में कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब अगर वो बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है दूसरी भी घट रही है। तो यहां पर बोला जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी में बार बार यूज करता हूं शॉर्ट वर्ड, आप इसको पूरा लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है ना, ये लाइन है ओम्स की। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब V प्रोपोर्शनल टू I है, आपको पता है नहीं पता है, मैं बताता हूं आपको कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं फिजिक्स में तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि हर बारी ये 1 हो। बहुत जगह पर ये कांस्टेंट 1 होता है और कहीं पर हम इस कांस्टेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर इसको हटा करके इक्वल लगाते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है वो R आता है। ठीक है ना, और इस R को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसको, रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ से R का निकालूं फॉर्मूला तो I डिवाइड में आ जाएगा, तो R आ जाएगा V अपॉन I। तो बच्चे ये सबसे काम का फॉर्मूला है ओम्स का, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। और ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के वो इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे, और आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट निकालें तो V है वोल्टेज, तो वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है वोल्ट से, और I को नापा जाता है एम्पियर से। तो एक तो इसकी यूनिट आ गई वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट पर एम्पियर। और बच्चे ये जो है इसकी ये SI यूनिट है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो काम है वो ओम्स ने करा था इस पर रिसर्च, तो हम इसकी जगह पर ओम लिखा जाता है, इसकी जगह पर इसको हटा करके। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई, रेजिस्टेंस की जो यूनिट आ गई वो ओम आ गई। ये ध्यान रखना, OHM ओम। इसको लिखने के लिए एक ग्रीक सिंबल होता है, ये इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, याद रखना ओमेगा सिंबल है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर कहीं पर ये 5 और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 5 ओम लिखा हुआ है और ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आया बात समझ में? तो इतना कुछ था ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, इतना कुछ था रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, इतना कुछ था V इज इक्वल्स टू I इंटू R से रिगार्डिंग। अब एक थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये रेजिस्टेंस समझा देता हूँ कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या चीज होता है। देखिए, रेजिस्टेंस का कोई बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है, इसको आप नीचे नोट कर लेना अपनी कॉपी में। रेजिस्टेंस करता क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है। देखो, रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, तो रेजिस्टेंस क्या रोकता है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख लो आप, इट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बस इतनी सी बात है, कभी इसका डेफिनेशन नहीं आएगा बहुत लंबा चौड़ा। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, और रेजिस्टेंस का जो रोल है वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतना कुछ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं
कुछ क्वेश्चंस के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और कोई डाउट है आप तो ज़रूर बताइएगा। एक एक चीज़ वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करा करो। जैसे भी मैं लिख रहा हूँ आप खुद नोट्स बनाइए, ताकि आपको खुद के लिए आगे के लिए स्टडी के लिए ये हेल्पफुल करे। तो ठीक है, मैं रखता हूँ, आप देख लेना।